अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। हमारा चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर का और एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें से MCQs भी आते हैं, काफ़ी ज़्यादा होते हैं और इसमें से पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है MCQs की, प्लस ये एक बड़ा चैप्टर है तो आपने थोड़ा सा इस पर कंसंट्रेट करना है। स्पेशली जो ईटा के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो लेक्चर को सुने और साथ बुक की रीडिंग करें इन टॉपिक्स की, ताकि हम डिस्कशन में जो है वो इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से डिस्कस कर सकें। ठीक है, आपकी हैबिट होनी चाहिए कि आप तमाम बुक रीडिंग, एंट्री टेस्ट के लिए आप बुक रीडिंग ज़रूर करें और वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन कोई चीज़ स्किप नहीं होनी चाहिए आपकी। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर को। भाई एटॉमिक स्ट्रक्चर से पहले हम थोड़े से इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि भाई एटम का स्ट्रक्चर कैसे डिस्कवर हुआ। सबसे पहले क्या था कि ग्रीक फिलोसोफर ने कंसेप्ट दिया था कि मैटर इज़ अ इनडिविजिबल पार्टिकल, एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ मैटर एंड मैटर इज़ द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल। ठीक है, मैटर, एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ मैटर, और मैटर के बाद कंसेप्ट आया था एटम का और कहा गया था कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल, या मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम। तो एटम वर्ड जो आया वो कहाँ से आया? एटम वर्ड कम फ्रॉम एटॉमस। एटॉमस मीन था इनडिविजिबल। ठीक है, इसके बाद इन द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी डाल्टन ने डाल्टन्स थ्योरी दी और जॉन डाल्टन ने लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन दिया, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस 19th सेंचुरी की बिगनिंग में। ठीक है, उस वक्त तक यही समझा जाता था कि एटम इज़ फर्दर इनडिविजिबल पार्टिकल, इसको हम फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन लेटर ऑन उसके बाद एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हुए, तो ये कंसेप्ट ख़त्म हुआ कि इट इज़ इनडिविजिबल, बल्कि यहाँ पे क्या आया? एटम कंटेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो एटम के अंदर जो पार्टिकल्स मौजूद हैं दे आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इन्हें हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। और सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ मैटर। मैटर इज़ एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ मैटर, मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम, atom is the smallest particle which cannot be further subdivided and which take part in a chemical reaction। atom को हम इस तरह से भी डिफाइन करते हैं कि further indivisible and which take part in a chemical reaction। रिएक्शन में एटम पार्टिसिपेट करता है, हिस्सा लेता है। उसके बाद हमारे पास क्या आया? फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हुए एटम के अंदर कि एटम कंटेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड फंडामेंटल पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो हम बात करते हैं हाउ दीज पार्टिकल्स आर डिस्कवर्ड। इन पार्टिकल की डिस्कवरी हमें मालूम होना चाहिए, हमें की पॉइंट्स मालूम होने चाहिए इन पार्टिकल्स की डिस्कवरी से रेलिवेंट। तो हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को पहले देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। हाउ इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड? इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से। और डिस्चार्ज ट्यूब में क्या होता है? एक कैथोड, एक एनोड, गिलास ट्यूब, एवाक्वेटेड वैक्यूम, ठीक है, जिसमें वैक्यूम क्रिएट किया गया हो, जिसमें से तमाम गैसेस जो है वो निकाल ली जाती हैं। ठीक है, लो प्रेशर पे। एवाक्वेटेड का मतलब है एट लो प्रेशर। एक गिलास ट्यूब जिसमें दो इलेक्ट्रोड हैं, एनोड, कैथोड, ठीक है, उसके अलावा लो प्रेशर है और हाई पोटेंशियल हम अप्लाई करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्कवर्ड बाय discharge tube experiment। protons are also discovered by discharge tube experiment। प्रोटॉन भी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से डिस्कवर हुए, लेकिन फ़र्क क्या था? इन डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंपल डिस्चार्ज ट्यूब इज़ यूज्ड, इन डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन perforated cathode is used in a discharge tube। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपने याद रखना है कि इन डिस्चार्ज ट्यूब विद perforated cathode
इज़ यूज्ड फॉर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स की डिस्कवरी के लिए ये यूज हुई। इसे हम कहते हैं केनाल रे एक्सपेरिमेंट। केनाल इसका मतलब है रास्ता, ठीक है। तो केनाल रे एक्सपेरिमेंट, कैथोड के अंदर जो है वो केनाल्स मौजूद थी, रास्ते मौजूद थे, ठीक है, इसलिए इसे केनाल रे एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है, जब डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है, तो यहाँ पे गैस ने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की क्योंकि 2 इलेक्ट्रोड थे और उसके बाद उनके दरमियान क्या था, फ्री स्पेस, ठीक है, खाली जगह थी। यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड मौजूद है, यहाँ एक इलेक्ट्रोड मौजूद है, इसे कनेक्ट किया हाई पोटेंशियल से, ठीक है, और इसको वैक्यूम कर लिया, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पम्प। अब यहाँ से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी, ठीक है, तो कंडक्ट क्या चीज़ करेगी, इसमें मौजूद जो गैस है वो लो प्रेशर पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी। तो गैसेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट लो प्रेशर, ठीक है। गैस नॉर्मल ऑर्डिनरी प्रेशर पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती। जब इसे वैक्यूम पंप की मदद से प्रेशर लो किया गया, ठीक है, तो उसके बाद गैस ने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की एंड सम ग्लो अपीयर, ठीक है। तो भाई गैसेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट लो प्रेशर, और लो प्रेशर कितना, अप टू 0.1 mm ऑफ Hg, ठीक है, 0.1 mm ऑफ Hg पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। 0.1 टॉर, इसे टॉर भी कह सकते हैं, 1 mm ऑफ Hg इज इक्वल टू 1 टॉर। तो गैसेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट 0.1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है, एंड एट हाई वोल्टेज 5000 टू 10,000। MCQs में हो सकता है कि 4 ऑप्शन दे दिए जाएं कि गैसेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट 0.1 ATM प्रेशर, एट 0.2 ATM प्रेशर, और 0.1 mm ऑफ Hg प्रेशर, 0.2 mm ऑफ Hg या 0.2 टॉर प्रेशर एट 2000 वोल्ट, एट 15,000 वोल्ट। तो हमें मालूम होना चाहिए गैसेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट 0.1 ATM, इट इज़ अ वेरी लो प्रेशर पे एंड हाई पोटेंशियल ऑफ 5000 टू 10,000 वोल्ट। उसके बाद जब प्रेशर फर्दर रिड्यूस किया गया अप टू 0.01 mm ऑफ Hg, तो जो ग्लो था डिस्चार्ज ट्यूब का वो डिसअपेयर हुआ और कुछ ग्लो अपेयर हुआ अपोजिट टू कैथोड। अपोजिट टू कैथोड इसका मतलब है ग्लो अपेयर टूवर्ड्स एनोड, ठीक है, एनोड के तरफ कुछ ग्लो अपेयर हुआ, ठीक है। अब पता ये चला कि कुछ रेज हैं जो ट्रेवल कर रही हैं फ्रॉम कैथोड टूवर्ड्स एनोड एंड दीज रेज आर कॉल्ड कैथोड रेज बाय गोल्डस्टेन, ठीक है। गोल्डस्टेन ने इन रेज को कैथोड रेज का नाम दिया। अगर हम प्रोटॉन की डिस्कवरी की बात करेंगे, हमने कहा इट इज ऑल्सो डिस्कवर बाय डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ये भी डिस्चार्ज ट्यूब से डिस्कवर हुई, लेकिन डिस्चार्ज ट्यूब में डिफरेंस क्या था, परफोरेटेड। परफोरेटेड का मतलब है जाली नुमा जिसमें सुराख हो, ठीक है। परफोरेटेड कैथोड इज यूज्ड, ठीक है। दूसरा डिफरेंस क्या था, रेज मूव टूवर्ड्स कैथोड, ठीक है। वहाँ पे क्या था, अपोजिट टू कैथोड, टूवर्ड्स एनोड। यहाँ पे रेज मूव की टूवर्ड्स कैथोड एंड दे पास थ्रू द कैनाल्स, ये उन कैनाल्स में से, उन परफोरेशंस में से पास हुई और उसके बिहाइंड, कैथोड के बिहाइंड इसने ग्लो अपेयर किया। इसका मतलब है ये मूव कर रही थी फ्रॉम एनोड टूवर्ड्स कैथोड। तो जब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हुई तो रेज मूव फ्रॉम कैथोड टूवर्ड्स एनोड, कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रही थी, ठीक है। और यहाँ पे हाउ कैथोड रेज आर प्रोड्यूस्ड या वाई कैथोड रेज आर प्रोड्यूस्ड, कैथोड रेज आर प्रोड्यूस्ड बाय कोलिजन ऑफ, हाउ एनोड रेज आर प्रोड्यूस्ड, सॉरी इन रेज को हम कहेंगे एनोड रेज, पॉजिटिव रेज। हाउ पॉजिटिव रेज आर प्रोड्यूस्ड बाय कोलिजन ऑफ कैथोड रेज विद गैस मॉलिक्यूल। जब गैस मॉलिक्यूल के साथ जो भी गैस मौजूद है, कैथोड रेज का कोलिजन हुआ। कैथोड रेज क्या थे, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है। दे इजेक्ट इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इट इनटू पॉजिटिव आयन, ठीक है। कैथोड रेज जब स्ट्राइक की गैस पार्टिकल पे, कोई भी गैस है, मैं यहाँ हीलियम कर देता हूँ सपोज,
तो इसने He पॉजिटिव बनाया और इसका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर लिया। ठीक है, तो असल में जो पॉजिटिव रेज हैं वो क्या थे, गैशियस आयंस थे। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज गैशियस आयंस। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें मज़ीद मालूम होनी चाहिए, इसका मतलब है अगर मैं यहाँ हीलियम यूज़ करूँगा तो चार्ज टू मैस रेशो मुख्तलिफ होगा। अगर मैं यहाँ नियॉन गैस यूज़ करता हूँ डिस्चार्ज ट्यूब में तो जो पॉजिटिव रेज जनरेट होंगी उनका चार्ज टू मैस रेशो मुख्तलिफ आएगा। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ एक बात कि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में या डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में नेचर ऑफ पॉजिटिव रेज डिपेंड अपॉन, ठीक है, चार्ज टू मैस रेशो ऑफ पॉजिटिव रेज डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस, ये गैस की नेचर पे डिपेंड करेगा, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो प्रोटॉन रेज डिपेंड अपॉन, ठीक है, पॉजिटिव रेज डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेंगी। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज़ थी डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की डिस्कवरी उसी वक्त हो गई थी एक्चुअली जिस वक्त न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ, और रदरफोर्ड ने 1911 में न्यूक्लियस डिस्कवर किया। इसे कहते हैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। उसने एक फॉइल के ऊपर कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स स्ट्राइक किए थे डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस में, और उसमें से कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गए, सम ऑफ दैम अनडिफ्लेक्टेड एंड पास थ्रू द फॉइल। उसने कहा जहाँ डिफ्लेक्शन हो रही है, पार्टिकल टकरा के वापस डिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ पे हैवी सेंटर मौजूद है एटम का। ठीक है, ये उसकी डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस थी। रदरफोर्ड डिस्कवर न्यूक्लियस बाय रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट इन 1911। Then in 1920 he proposed there are some neutral particles present in the nucleus of atom. उसने ऐसा क्यों प्रपोज किया? Because sum of mass of electron and proton is not equal to the mass of atom. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मैस को जब हम सम करते थे तो वो एटम के मैस के इक्वल नहीं आ रहा था। इसका मतलब था कि इस एटम में कुछ और पार्टिकल्स भी मौजूद हैं। तो उसने रदरफोर्ड ने इस बेस पे 1920 में प्रपोज किया कि देयर आर सम न्यूट्रल पार्टिकल प्रेजेंट इन एटम, और वो न्यूट्रल पार्टिकल चैडविक ने डिस्कवर किए इन 1932 जब उसने कुछ न्यूक्लियर रिएक्शंस किए। तो उसके बाद उसने डिस्कवर किया कि एटम के अंदर न्यूट्रल पार्टिकल्स मौजूद हैं जो कि उसके न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड है। ठीक है, यहाँ पे अब हमारे पास इसमें से पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं, एमसीक्यूज पॉसिबल हैं, इसलिए हमें ये की पॉइंट मालूम होने चाहिए। सबसे पहले एटम, वर्ड कम फ्रॉम एटॉमस, एटम एटॉमस से आया। ठीक है, एटम कंटेन 3 फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। Or other atoms, other subatomic particles are also present in atom. उसके बाद electrons was discovered by discharge tube experiment, proton was discovered by discharge tube experiment with perforated cathode. Neutrons was discovered by nuclear reactions. Neutrons was discovered by Chadwick when he performed some nuclear reactions, James Chadwick, in 1932. Discharge tube experiment was carried out at low pressure and high voltage, high potential, 5000 to 10,000 volt, and at 0.1 mm of Hg, and gases conduct electricity only at low pressure. Gases do not conduct electricity at high pressure. ठीक है, लो प्रेशर पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं, हाई प्रेशर पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती। कैथोड रेज वाज डिस्कवर्ड एट अ प्रेशर ऑफ 0.01 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक है, कैथोड रे मूव फ्रॉम कैथोड टूवर्ड्स एनोड, कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रही थी। ठीक है, पॉजिटिव रेज वाज डिस्कवर्ड बाय परफोरेटेड कैथोड, पॉजिटिव रे परफोरेटेड कैथोड से डिस्कवर हुई। दे मूव फ्रॉम एनोड टूवर्ड्स कैथोड, एनोड से कैथोड की तरफ मूव कर रही थी। ठीक है, एंड दे आर गैशियस आयंस, एक्चुअली दे आर गैशियस आयंस, दे आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू कोलिजन ऑफ कैथोड रे विद गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, और उसके बाद तीसरी चीज़ थी डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय, हमने कहा डिस्कवर्ड बाय चैडविक बट प्रपोज्ड बाय रदरफोर्ड।
ठीक है, इन 1920 एंड रदरफोर्ड ऑल्सो डिस्कवर्ड न्यूक्लियस ऑफ एटम इन 1911 बाय रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास ये क्वेश्चन है कि नेचर ऑफ पॉजिटिव रेज इन अ डिस्चार्ज ट्यूब डिपेंड ऑन। हमें मालूम है पॉजिटिव रेज क्या है। पॉजिटिव रेज गैस के आयंस हैं, पॉजिटिव आयन है, गैशियस आयन है, गैशियस कैटाइंस हम कह सकते हैं, गैशियस कैटाइन है। सो दे डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस। तो ये डिपेंड करेंगे किस पे, नेचर ऑफ गैस पे। हमने बात की कि हमें इस डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के की पॉइंट्स मालूम होने चाहिए। अगर इनमें से कोई भी एमसीक्यूज़ में आता है तो हमें मालूम हो कि क्या कंडीशंस थी, ठीक है, किस किस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या डिफरेंस था। स्टूडेंट्स, अभी हमने बात की डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के, हाउ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय विच पर्सनस दे आर डिस्कवर्ड एंड बेसिक एक्सपेरिमेंट के की पॉइंट्स क्या थे। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में हमें क्या पता होना चाहिए, प्रोटॉन की डिस्कवरी में हमें क्या मालूम होना चाहिए, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए टू अटेम्प्ट द एमसीक्यूज क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज, पॉजिटिव रेज एंड न्यूट्रॉन्स। कैथोड रेज हम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को कह रहे हैं, एक्चुअली कैथोड रेज आर इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव रेज आर प्रोटॉन्स। पॉजिटिव रेज प्रोटॉन्स हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड केनाल रेज, ठीक है, ये केनाल रेज भी कहलाएंगी, ठीक है। ये कैथोड रेज हैं, नेगेटिव रेज, और लास्ट ये है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन्स। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। सबसे पहली चीज़, दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। कौन कौन सी, कैथोड रेज एंड पॉजिटिव रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगी। अब कैथोड रेज चूँकि नेगेटिवली चार्ज है, दे डिफ्लेक्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड दे डिफ्लेक्ट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये प्रॉपर्टी केनाल रेज की भी होगी, पॉजिटिव रेज की भी होगी। पॉजिटिव रेज ऑल्सो डिफ्लेक्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, कैथोड रेज डिफ्लेक्ट टुवर्ड पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड या पॉजिटिव प्लेट, केनाल रेज डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट करेंगी क्योंकि इन पे नेगेटिव चार्ज है, दे डिफ्लेक्ट टुवर्ड नेगेटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव प्लेट, क्योंकि इन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। बोथ ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, दे ऑल्सो ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब जब कैथोड रेज को पास किया गया, स्ट्राइक किया गया पैडल व्हील पे, तो दे रोटेट पैडल व्हील। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कैथोड रेज रोटेट पैडल व्हील, इसका मतलब है दे आर मटीरियल पार्टिकल्स, और मटीरियल पार्टिकल्स हैं तो दे हैव सम काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। इनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, दे पॉसेस काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड में बैंड करेंगी एट राइट एंगल टू द लाइन जॉइनिंग द टू फील्ड्स, ठीक है। दे डिफ्लेक्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड हम सिंपली कह सकते हैं। उसके अलावा जब मेटल पे स्ट्राइक करेंगी तो मेटल ग्लो, इसका मतलब है दे प्रोड्यूस हीट, प्रोड्यूस हीट व्हेन स्ट्राइक ऑन अ थिन मेटल फॉइल। जब कैथोड रेज थिन मेटल फॉइल पे स्ट्राइक करेंगी तो हीट प्रोड्यूस करेंगी। एंड व्हेन दे स्ट्राइक ऑन एनोड दे प्रोड्यूस एक्स रेज। जब एनोड पे स्ट्राइक करेंगी तो एक्स रेज प्रोड्यूस होंगी। दे आयोनाइज गैसेस, ये बात हम डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रेज में पढ़ चुके हैं कि पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस ड्यू टू आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस व्हेन कैथोड रेज स्ट्राइक ऑन इट। इसी तरह केनाल रेज की प्रॉपर्टीज़ या पॉजिटिव रेज की प्रॉपर्टीज़ क्या है। पॉजिटिव रेज डिफ्लेक्ट टुवर्ड नेगेटिव प्लेट, दे ऑल्सो ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, चार्ज टू मास रेशियो इज स्मॉलर देन कैथोड रेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। चार्ज टू मास रेशियो पॉजिटिव रेज का स्मॉल होगा देन कैथोड रेज। वजह क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का इक्वल है, ठीक है। और वो कितना है, हाँ जी 1.6 इंटू 10 टाइम -19 कूलम है। इसका चार्ज भी 1.6
7 इंटू 10 टाइम माइनस 19 कूलम है, इसका चार्ज भी 1.67 इंटू 10 टाइम माइनस 19 कूलम है। लेकिन सिर्फ डिफरेंस क्या है, ठीक है, 1.6 इंटू 10 टाइम माइनस 19, इसे हम कहते हैं 1.6 इंटू 10 टाइम माइनस 19। इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब है दोनों का चार्ज तो सेम है, लेकिन मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम है, 9.1 इंटू 10 टाइम माइनस 31, 9.1 इंटू 10 टाइम माइनस 31 किलोग्राम। जबकि मैस ऑफ प्रोटॉन और मैस ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, 1.67 इंटू 10 टाइम माइनस 27 किलोग्राम, ठीक है, इससे ज़्यादा है 1.67 इंटू 10 टाइम माइनस 27। अब ये 6727 है फॉर प्रोटॉन और 6749 है फॉर न्यूट्रॉन, ऑलमोस्ट सेम है। 1.67 इंटू 10 टाइम माइनस 27, मैं इसको लिख देता हूँ किलोग्राम में है, ठीक है। अब यहाँ से जो चार्ज टू मैस रेशो आएगा इलेक्ट्रॉन का, और यहाँ से जो चार्ज टू मैस रेशो आएगा मेरे पास प्रोटॉन का। तो यहाँ पे क्या है, अगर मैं एक वैल्यू को स्मॉल वैल्यू से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, सपोज 2 डिवाइडेड बाय 1 मेरे पास 2 है, अगर मैं 2 डिवाइडेड बाय 4 करता हूँ तो मेरे पास 0.5 है। जब ये वैल्यू लार्ज होगी तो हमारे पास स्मॉल वैल्यू आंसर में आएगी डिवाइड होने के बाद। तो यहाँ पे चूँकि मैस प्रोटॉन और का ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से, तो चार्ज टू मैस रेशो की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल होगी। चार्ज टू मैस रेशो इज़ स्मॉलर देन कैथोड रेस। अब यहाँ पे हमें एक और बात पता चलती है जो कि हमने याद रखनी है। एक और बात जो हमें पता चली जो कि हमने ज़हन में रखनी है वो क्या है, चार्ज टू मैस रेशो किस गैस का लार्ज होगा और किसका स्मॉल होगा। यहाँ पे क्वेश्चन पॉसिबल है कि भाई हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज टू मैस रेशो, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ E/M रेशो बिलोंग्स टू, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है कि लार्ज वैल्यू या स्मॉल वैल्यू। अब यहाँ पे मैं दे देता हूँ H2 है हमारे पास, ठीक है, He हीलियम है, नाइट्रोजन गैस है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस है और इक्वल फॉर ऑल। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि देखें, हमने कहा चार्ज, ये आ गया प्रोटॉन का चार्ज और ये आ गया मैस ऑफ प्रोटॉन। तो चार्ज टू मैस रेशो की वैल्यू क्या होगी, स्मॉलर देन इलेक्ट्रॉन। अब अगर यहाँ पे ये पॉजिटिवली चार्ज आयन हाइड्रोजन गैस के हैं, H2 के हैं, ठीक है, तो यहाँ H2 का मैस हो जाएगा। अगर ये N2 के होंगे तो यहाँ N2 का मैस होगा चार्ज टू मैस रेशो में, और N2 का मैस ज़्यादा होगा, H2 का मैस कम होगा। जितनी यहाँ स्मॉल वैल्यू होगी मैस की, उतनी लार्ज वैल्यू आएगी चार्ज टू मैस रेशो की, ठीक है। जितनी लार्ज वैल्यू मैस की होगी उतनी स्मॉल वैल्यू होगी चार्ज टू मैस रेशो की। तो इसका मतलब है लाइटर गैस जिसका मैस कम होगा उसके लिए चार्ज टू मैस रेशो की वैल्यू क्या होगी, लार्ज होगी, ठीक है। चार्ज टू मैस रेशो इज लार्ज फॉर लाइटर गैस। तो सबसे लार्ज वैल्यू होनी चाहिए हाइड्रोजन के लिए, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज टू मैस रेशो। जिस गैस का मैस सबसे ज़्यादा होगा उसके चार्ज टू मैस रेशो की वैल्यू स्मॉल होनी चाहिए। तो अब इसमें से हम चूज़ कर सकते हैं भाई हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। इसमें से सबसे ज़्यादा मैस नाइट्रोजन का है, तो चार्ज टू मैस रेशो की वैल्यू स्मॉलेस्ट होगी N2 के लिए। अगर मैं यहाँ पे कह दूँ लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज टू मैस रेशो बिलोंग टू, तो वो होनी चाहिए हाइड्रोजन के लिए लार्ज वैल्यू, इसके लिए होनी चाहिए स्मॉलेस्ट वैल्यू इनमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कहा किनार रेज की क्या प्रॉपर्टी है, दे डिफ्लेक्ट टुवर्ड द पॉजिटिव रेज और दे डिफ्लेक्ट टुवर्ड द नेगेटिव प्लेट।
They also travel in a straight line. Their charge to mass ratio is smallest than cathode rays. And largest value of charge to mass ratio is for hydrogen gas. Smallest value उस गैस के लिए होगी जो कि सबसे हैवियर गैस होगी। उसके अलावा डिस्कवरी ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन की अगर बात करें तो न्यूट्रॉन्स आर हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स। न्यूट्रॉन पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। दे आर न्यूट्रल पार्टिकल्स। इसका मतलब है व्हेन दे आर न्यूट्रल दे कैन नॉट डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट नहीं होंगे, मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट नहीं होंगे। दे नॉक आउट फास्ट मूविंग प्रोटॉन्स। ये फास्ट मूविंग प्रोटॉन्स अगर पैराफिन, मीथेन या किसी अल्केन पे स्ट्राइक करेंगे तो दे नॉक आउट फास्ट मूविंग प्रोटॉन्स। जी स्टूडेंट्स, हमें इसके बाद मालूम होने चाहिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मैस, चार्ज, रिलेटिव मैस, यूनिट चार्ज। ठीक है, हमें ये मालूम होने चाहिए, तो हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन। हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। हमें ये वैल्यूज़ याद रखनी है। एमसीक्यूज़ में पॉसिबिलिटी है कि इनमें से कोई वैल्यू आ जाती है कि व्हाट इज़ द मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन या व्हाट इज़ द मैस ऑफ प्रोटॉन। 4 वैल्यू गिवन है, आपने उसमें से सिलेक्ट करना है। मैस ऑफ न्यूट्रॉन या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, अब यहाँ पे आपने कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स पे भी फोकस करना है एमसीक्यूज़ को देखते हुए, वो भी हम बाद में बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19 कूलम। अब यूनिट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम कहते हैं -1, ठीक है, जबकि रिलेटिव एटॉमिक मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0.0055 AMU है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रॉन। हमारे पास नेक्स्ट पार्टिकल है प्रोटॉन। अब प्रोटॉन हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज। इसका मतलब है इसका यूनिट चार्ज +1 हो जाएगा। चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1.6 × 10⁻19 कूलम जो है, यहाँ पे -1.6 है तो यहाँ हो जाएगा +1.6 × 10⁻19 कूलम, क्योंकि हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन आर पॉजिटिवली चार्ज एंड द चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज इक्वल बट अपोजिट। दोनों पे सेम चार्ज है, ठीक है, इक्वल मैग्नीट्यूड है, सिर्फ अपोजिट है, एक पे नेगेटिव और दूसरे पे पॉजिटिव। तो हम इसको +1.6 × 10⁻19 कूलम कर देंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन का मैस है। इलेक्ट्रॉन इज लाइटर, 10⁻31 है। प्रोटॉन इज हैवियर पार्टिकल देन इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का मैस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है और ये है 1.6727 × 10⁻27 किलोग्राम। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास मैस ऑफ प्रोटॉन। अब रिलेटिव मैस ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 1.0073 AMU है रिलेटिव मैस ऑफ प्रोटॉन, जो कि इलेक्ट्रॉन के मैस से ज़्यादा है। सिमिलरली हमारे पास तीसरा पार्टिकल है न्यूट्रॉन, और हमें मालूम है न्यूट्रॉन इज़ अ न्यूट्रल पार्टिकल। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, तो न्यूट्रॉन का चार्ज नो चार्ज। ठीक है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल पार्टिकल, तो चार्ज तो इसका कुछ भी नहीं है। अगर हम मैस ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो मैस ऑफ प्रोटॉन एंड मैस ऑफ न्यूट्रॉन इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है तकरीबन। इसीलिए हम कहते हैं कि मैस ऑफ एटम इज़ सम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस और सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मैस ऑफ एटम कितना होता है? मैस ऑफ प्रोटॉन प्लस मैस ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये भी कितना है? 1.67, लेकिन 27 नहीं, 1.6749 × 10⁻27 है। ठीक है, लेकिन जब हम ऐड करते हैं तो हम इसे ऑलमोस्ट इक्वल ही कंसिडर करते हैं। इसीलिए हम किसी भी एटम का जब मैस लेते हैं तो हम प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को ऐड कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद रिलेटिव एटॉमिक मैस की अगर बात करेंगे तो रिलेटिव एटॉमिक मैस भी ऑलमोस्ट सेम होगा। 1.0073 के बजाय हो जाएगा ये 87। जी स्टूडेंट्स, अगर हम देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन कितने टाइम्स हैवियर है न्यूट्रॉन से, ठीक है, न्यूट्रॉन कितने टाइम हैवियर है इलेक्ट्रॉन से, तो हम क्या करेंगे? रिलेटिव मैस ऑफ न्यूट्रॉन
1.0087 को डिवाइड कर देंगे रिलेटिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, जो कि 1.00055 है, ठीक है, नॉट 0055, 0.00055। इसके साथ हम डिवाइड कर देंगे, हमारे पास 18 समथिंग आएगा, 18, 30, 40, 30 के अराउंड कुछ आएगा। एक्चुअली इट इज़ 1842 टाइम्स। जी स्टूडेंट्स, तो हम डिस्कस करेंगे क्वांटम नंबर्स को, और क्वांटम नंबर से पहले हमें मालूम होना चाहिए शेप ऑफ ऑर्बिटल, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। हमें ऑर्बिट और ऑर्बिटल का डिफरेंस मालूम होना चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि शेप ऑफ ऑर्बिटल्स कैसी है एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट बाय एन ऑर्बिटल। हमने शेप ऑफ ऑर्बिटल्स में आपने पढ़ा होगा कि एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल इन शेप, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप का होता है, वाइल पी ऑर्बिटल्स आर डम्बेल इन शेप, पी ऑर्बिटल की शेप डम्बेल होती है। इसी तरह डी ऑर्बिटल्स 5 डिजेनरेट, पी ऑर्बिटल्स के 3 डिजेनरेट होते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग जेड एक्सिस। इन्हें हम पी एक्स, पी वाई और पी जी कहेंगे, ठीक है, या इसे पी एक्स, ये पी एक्स कर लें, पी जी, और ये हो जाएगा हमारे पास पी वाई। तो पी ऑर्बिटल इज डम्बेल। डी ऑर्बिटल इज ऑल्सो डम्बेल इन शेप, लेकिन उसके 5 डीजनरेट हैं, इन्हें हम कहते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स, डीजनरेट ऑर्बिटल्स। एस ऑर्बिटल का कोई डीजनरेट नहीं है, एस ऑर्बिटल एक है। पी ऑर्बिटल के 2 डीजनरेट हैं, पी एक्स, और 3 डीजनरेट हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। जबकि इसी तरह डी ऑर्बिटल के हमारे पास 5 डीजनरेट ऑर्बिटल हैं, ठीक है। उसके बाद एफ ऑर्बिटल इज कॉम्प्लिकेटेड इन शेप, हम उसको ड्रॉ नहीं कर सकते, हम उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं क्वांटम नंबर्स। अच्छा, बट इससे पहले हम दूसरी बात करते हैं ऑर्बिट और ऑर्बिटल की। ऑर्बिट इज द सर्कुलर पाथ ऑन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। ऑर्बिटल हम कहते हैं वो एरिया, वो रीजन जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। द रीजन इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज कॉल्ड ऑर्बिटल। इसे हम ऑर्बिट कहते हैं और ऑर्बिटल कहते हैं। अब हम बात करते हैं क्वांटम नंबर्स की। क्वांटम नंबर क्या है? क्वांटम नंबर इज द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। Schrödinger wave equation which give the regions which explain the position, which explain the behavior of electron revolving around the nucleus. So what is Schrödinger wave? What are quantum numbers? Quantum numbers are the solution of Schrödinger wave equation. It is the set of 4 numerical values which explain the behavior of electron revolving around the न्यूक्लियस। तो क्वांटम नंबर क्या करता है? इट डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर डिस्क्राइब करता है। 4 सेट ऑफ नंबर्स हैं हमारे पास, 4 क्वांटम नंबर हैं। इनमें से 3 क्वांटम नंबर श्रोडिंगर वेव का सॉल्यूशन है, जबकि चौथा क्वांटम नंबर जो कि स्पिन क्वांटम नंबर है, ये ड्यू टू ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इधर क्लॉकवाइज और इट इज एंटी क्लॉकवाइज, उसका स्पिन क्या है ये उस पर डिपेंड करता है। तो इनमें से 3 क्वांटम नंबर जो कि हमारे पास है, कौन सा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आर द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। अब हम बात करते हैं व्हाट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज द फर्स्ट क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज डोनेटेड बाय एन, इसे हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉनिक शेल्स, ठीक है, वेयर एन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ शेल। एन यहाँ पे क्या है? एन इज द नंबर ऑफ शेल, इधर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल एंड सो ऑन। एन का मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में इसे श्रोडिंगर ने क्वांटम नंबर का नाम दिया, वाइल बोहर कॉल्ड इट्स ऑर्बिट। बोहर ने इसे ऑर्बिट का नाम दिया। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? इट इज़ द नंबर ऑफ ऑर्बिट।
ये ऑर्बिट का नंबर है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में मौजूद है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज़ 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है तो हम कहते हैं n इज इक्वल टू 1, और फर्स्ट शेल का मतलब है के शेल, इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन के शेल। इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन के शेल n इज इक्वल टू 1, इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन l शेल देन n इज इक्वल टू 2। थर्ड शेल में अगर इलेक्ट्रॉन है तो n की वैल्यू 3 होगी और इसे हम m शेल कहेंगे, m शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर n की वैल्यू 4 है तो इट रिप्रेजेंट n शेल, और इलेक्ट्रॉन इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन अ फोर्थ शेल। अब यहाँ से हमें एक रिलेशन मज़ीद मिलता है जो कि MCQs में आ सकता है। प्रिंसिपल क्वांटम में से पॉसिबिलिटी जो भी होती है, यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि एज वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजेज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीजेज। जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ेगी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होगी, और डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस ये भी ज़्यादा होगा, क्योंकि ये फर्स्ट शेल है। फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी, न्यूक्लियस से डिस्टेंस कम होगा, न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन नज़दीक होगा। सेकंड शेल में है तो एनर्जी भी ज़्यादा है और न्यूक्लियस से भी दूर है, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस इंक्रीजेस। जी स्टूडेंट्स, अभी हमने बात की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। हमने कहा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज डोनेटेड बाय n, इट्स वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड सो ऑन। इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ शेल और ऑर्बिट, ये नंबर ऑफ शेल या ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। अगर फर्स्ट ऑर्बिट में है तो कम डिस्टेंस है, अगर थर्ड ऑर्बिट में है तो डिस्टेंस ज़्यादा है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। इसके अलावा एक शेल कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करेगा, एक ऑर्बिट कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करेगा, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2n²। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अ शेल कैन अकोमोडेट कैन बी कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग फार्मूला। हमारे पास ये फार्मूला है कि जिससे हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास n की वैल्यू 1 हो तो ये k शेल है एंड k शेल अकोमोडेट 2 × 1 का स्क्वायर। n क्या है? n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। n क्या चीज़ है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो हम n की जगह 1 सब्सटीट्यूट करेंगे, 2 × 1² इज इक्वल टू 2। इसी तरह इफ़ n इज इक्वल टू 2, अगर सेकेंड शेल में इलेक्ट्रॉन होगा, l शेल है एंड इट अकोमोडेट 2 × 2²। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय फार्मूला 2n²। n क्या होगी? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी। तो ये 2 × 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8। इसका मतलब है कि सेकेंड शेल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली n इज इक्वल टू 3 है तो m शेल है एंड m शेल अकोमोडेट 2 × 3² 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड सॉन। इसी तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी शेल में मौजूद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने अकोमोडेट हो सकते हैं। इसी तरह हमने बात की डीजनरेट की पहले कि S का एक डीजनरेट है, p ऑर्बिटाल के 3 डीजनरेट ऑर्बिटाल हैं, ठीक है। ईच डीजनरेट कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, और उसके लिए भी हमारे पास एक फार्मूला मौजूद है। हम बात करते हैं अजीमुथल क्वांटम नंबर की। पहले अजीमुथल क्वांटम नंबर इज द क्वांटम नंबर विच गिव इंफॉर्मेशन अबाउट सब शेल प्रेजेंट इन एन ऑर्बिट। ऑर्बिटल्स की इंफॉर्मेशन दे रहा है। ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड सब शेल्स एंड सब शेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय S, P, D एंड F। इन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं S, P, D और F से, ठीक है। S सब शेल, P सब शेल, D सब शेल, F सब शेल, दे आर ऑल्सो कॉल्ड ऑर्बिटल्स। इन्हें हम ऑर्बिटल भी कहते हैं, दे आर कॉल्ड सब शेल्स। अब ओरिजिन ऑफ अजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है? व्हेन लाइन स्पेक्ट्रम इज फर्दर रिजॉल्व बाय हाई
रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ईच लाइन स्प्लिट इनटू फर्दर लाइंस। हर एक लाइन फर्दर मजीद लाइंस में स्प्लिट हुई और वहाँ से पता चला कि शेल के अंदर फर्दर सब शेल्स मौजूद हैं, इसके अंदर फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, और उसको सब शेल का नाम दिया गया। तो अजीमुथल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय L, इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट सब शेल एंड इट्स वैल्यू इज n-1। अब इस n-1 का मतलब क्या है? इफ़ n इज इक्वल टू 1, अगर हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है तो L की वैल्यू, अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी? n-1। इसका मतलब है 1-1 एंड L इज इक्वल टू 0। एंड इफ़ L इज 0 इट रिप्रेजेंट S सब शेल, इसका मतलब है S सब शेल में इलेक्ट्रॉन है। इफ़ L इज इक्वल टू 1, इफ़ n इज इक्वल टू 2 देन L इज इक्वल टू 1, n-1 कर दें एंड इट रिप्रेजेंट P सब शेल। अगर L की वैल्यू 1 है तो ये P सब शेल को रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली L इज इक्वल टू 2, इसका मतलब है D सब शेल, और अगर L 2 है तो इसका मतलब है n इज इक्वल टू 3, इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन थर्ड ऑर्बिट, ठीक है। सिमिलरली इफ़ L इज इक्वल टू 3 इट रिप्रेजेंट F सब शेल, ये F सब शेल को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर F सब शेल है, L की वैल्यू 3 है, तो इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू इससे एक ज़्यादा होगी, n इज इक्वल टू 4 होगा हमारे पास। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ सब शेल अकोमोडेट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, फार्मूला 2 इंटू 2l+1। हमारे पास ये फार्मूला है टू कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट बाय अ सब शेल। एक सब शेल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करेगा? तो हमारे पास उसके लिए फार्मूला क्या है? 2 इंटू 2l+1। अब यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है? L इज इक्वल टू 0, तो मैं यहाँ L0 सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई 0+1, 2 इंटू 0 0, 0+1 1, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2। इसका मतलब है S सब शेल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली अगर मैं F सब शेल की बात करता हूँ तो 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई 3, L की वैल्यू F सब शेल के लिए क्या होती है? 3 प्लस 1, 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 1 7, 7 मल्टीप्लाई बाई 2 14। तो इट अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 14 इलेक्ट्रॉन्स। ये लेकिन ये 14 इलेक्ट्रॉन सिर्फ F सब शेल में नहीं होंगे, ये F सब शेल के फर्दर डीजनरेट में होंगे, और ईच डीजनरेट हमने कहा कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब है कि F सब शेल के 7 डीजनरेट ऑर्बिटल्स होंगे। जैसे हमारे पास P सब शेल के लिए अगर हम कैलकुलेट करें तो 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय P के लिए L की वैल्यू 1 है प्लस 1, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3, 3 इंटू 2 6। P शेल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब P में 6 इलेक्ट्रॉन जो अकोमोडेट होंगे उसमें से 2 P X में होंगे, 2 2P Y में होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन 2P Z में होंगे। तो P ऑर्बिटल P सब शेल कैन अकोमोडेट 6 इलेक्ट्रॉन, but these 6 electrons are present in 3 degenerates of P सबशेल, और each degenerate accommodate 2 electrons। इसका मतलब है अगर D सबशेल में 10 इलेक्ट्रॉन है तो D के 5 degenerate हैं, F में 14 इलेक्ट्रॉन है तो उसके 7 degenerate ऑर्बिटल्स हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास तीसरा क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का ओरिजिन क्या है? व्हेन hydrogen spectrum is taken in a magnetic field or placed in a magnetic field, each line further split into different line and these line give information about degenerate। अभी हमने पिछले उसमें बात की कि हमारे पास जो अजीमुथल क्वांटम नंबर है इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट सब शेल्स, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर गिव इंफॉर्मेशन अबाउट डीजनरेट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन अ सब शेल। वो जो डीजनरेट हैं कि डी ऑर्बिटल कंटेन 5 डीजनरेट, पी ऑर्बिटल के 3 डीजनरेट है, इसकी इंफॉर्मेशन हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से मिली। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर गिव इंफॉर्मेशन अबाउट डीजनरेट ऑर्बिटल, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय m, इसे हम m से रिप्रेजेंट करते हैं एंड वैल्यू ऑफ m इज इक्वल इज -l टू +l। हमारे पास जो भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू और अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी ये
वैल्यू ऑफ अजीमुथल क्वांटम नंबर से प्लस तक होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ मेरे पास है n इज इक्वल टू 1, सो l इज इक्वल टू 0, तो m क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू प्लस माइनस 0, 0 m इज इक्वल टू 0। इफ़ n इज इक्वल टू 2 तो हम कहेंगे l इज इक्वल टू 1, बिकॉज l की वैल्यू क्या है, n माइनस 1, और जब l की वैल्यू n माइनस 1 है तो l इज इक्वल टू 1, और 1 का मतलब है इट कंटेन 2 सब शेल s एंड p, एक s सब शेल है और दूसरा इसमें p सब शेल मौजूद है। अब m की वैल्यू क्या होगी, m इज इक्वल टू माइनस एल टू प्लस एल, इसका मतलब है फ्रॉम -1 टू +1, और -1 से +1 तक क्या हो जाएगा, -1 0 एंड +1। हमारे पास m की 3 वैल्यूज़ आएंगी फॉर l इज इक्वल टू 1। फॉर l इज इक्वल टू 0 हमारे पास m की एक ही वैल्यू है और वो क्या है, 0। इसी तरह इफ़ n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 2 का मतलब है इट कंटेन 3 सब शेल्स, 0 फॉर s, 1 फॉर p एंड 2 फॉर d। अब m की वैल्यूज़ क्या होंगी, m माइनस एल टू प्लस एल, -2, -1, 0, +1, +2। हमारे पास m की 5 वैल्यूज़ हैं, इसका मतलब है d सब शेल के 5 डी जनरेट हैं, क्योंकि ये स्प्लिट हुआ 5 लाइंस में मैग्नेटिक फील्ड में। जब एक लाइन 5 लाइंस में स्प्लिट हुई इसका मतलब है इट कंटेन 5 डी जनरेट। इसकी 5 डिफरेंट ओरिएंटेशन है। इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट ओरिएंटेशन, हम कह सकते हैं ओरिएंटेशन इन स्पेस, उसकी स्पेस में कितनी ओरिएंटेशन है। p ऑर्बिटाल की 3 हैं, d की 5 हैं, सिमिलरली 7 f ऑर्बिटाल की हमारे पास 7 ओरिएंटेशन है। उसके बाद हमारे पास है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर गिव इंफॉर्मेशन अबाउट स्पिन एंड गाउड स्मिथ सजेस्टेड दैट इलेक्ट्रॉन आल्सो रोटेट अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। ये सिर्फ न्यूक्लियस के अबाउट रोटेट नहीं कर रहा बल्कि ये स्पिन कर रहा है अराउंड इट्स ऑन एक्सिस। और स्पिन किस तरह का हो सकता है, स्पिन क्लॉकवाइज भी हो सकता है, स्पिन एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो इसका मतलब है किसी भी इलेक्ट्रॉन के 2 स्पिन होंगे, +½ और -½ हो सकता है। या तो क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन स्पिन करेगा या ये एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा। तो किसी भी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन का या तो स्पिन क्लॉकवाइज हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज। और स्पिन क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं s, और s की हमारे पास वैल्यू या तो -½ हो सकती है या किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के लिए s की वैल्यू हमारे पास +½ हो सकती है। इट इधर रोटेट इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे हम ज़रा कंक्लूड करते हैं। हमने कहा क्वांटम नंबर्स आर द सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ विच गिव इंफॉर्मेशन अबाउट बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। इट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, उसके बाद हमने कहा स्पिन क्वांटम नंबर उसके अलावा है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करेंगे। इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट शेल or distance of electron from the nucleus. As value of principal quantum number increases, the energy and distance of electron from the nucleus increases. Similarly, azimuthal quantum number is represented by L. It gives information about subshell present in a shell, and value of azimuthal quantum number is 1 less than principal quantum number. तीसरा हमने कहा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। हमने कहा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर गिव इंफॉर्मेशन अबाउट डीजनरेट ऑर्बिटल प्रेजेंट इन अ शेल। इट्स वैल्यू इज फ्रॉम -L टू +L। और लास्ट हमने कहा इट इज़ अ स्पिन क्वांटम नंबर विच गिव इंफॉर्मेशन अबाउट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एंड इट इज़ सजेस्टेड बाय गाउड स्मिथ। जी स्टूडेंट्स, अभी हमने क्वांटम नंबर की बात की। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन शेल्स, कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किन रूल्स के अकॉर्डिंग होगी।